फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी एवं पत्रकारिता प्रशिक्षण से संबंधित है। हमने अपनी पिछली क्लास में जिस टॉपिक को लिया था वो था डाक्यू ड्रामा, और उसे हम लोग समाप्त कर चुके थे, पढ़ चुके थे। काफ़ी अच्छी खासी बातचीत हुई इस पर। अब हम जिस अगले विषय को लेंगे, अगले टॉपिक को लेंगे, वह है रेडियो समाचार लेखन और वाचन। रेडियो समाचार लेखन और वाचन। तो आप हेडिंग डालेंगे रेडियो समाचार लेखन और वाचन। अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा और जहाँ कहीं आवश्यक होगा उसे व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। तो चलिए लिखते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रोता और वक्ता के बीच ध्वनि माध्यम है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रोता और वक्ता के बीच ध्वनि माध्यम है। इसलिए रेडियो की भाषा की तकनीक सबसे अलग है। समाचार पत्र के समाचार लेखन में पहले आमुख होता है। आमुख यानी इंट्रो। इसके बाद पूरा विवरण विस्तार से दिया जाता है। किंतु रेडियो समाचारों में कम से कम शब्दों में कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इन 6 प्रकारों के उत्तर मिल जाना चाहिए। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। रेडियो चूंकि शब्दों का माध्यम है, इसलिए रेडियो समाचार लेखन के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। रेडियो चूंकि शब्दों का माध्यम है, इसलिए रेडियो समाचार लेखन के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम इसे पॉइंट्स में लिखेंगे। नंबर 1, रेडियो केवल भाषा बोली का माध्यम है। रेडियो केवल भाषा बोली का माध्यम है। यह शब्दों द्वारा किसी वस्तु स्थिति का वर्णन कर सकता है। यह शब्दों द्वारा किसी वस्तु स्थिति का वर्णन कर सकता है। अतः समाचार लेखन के समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। शब्दों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए ताकि शब्दों को दृश्य का रूप भी मिल सके। यानी शब्द और दृश्य दोनों समन्वित होने चाहिए, संयोजित होने चाहिए। नंबर 2, रेडियो द्वारा हम सुनने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। रेडियो द्वारा हम सुनने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। रेडियो द्वारा हम सुनने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, पढ़ने
के लिए नहीं, अतः समाचार लेखन की भाषा को बोलचाल की भाषा बनाए रखना चाहिए, न कि पुस्तकों की भाषा। अतः समाचार लेखन की भाषा को बोलचाल की भाषा बनाए रखना चाहिए, न कि पुस्तकों की भाषा। नंबर 3, रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों को आप दोबारा नहीं सुन सकते। रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों को आप दोबारा नहीं सुन सकते, अतः समाचार की भाषा और प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि एक बार में ही पूरी बात समझ में आ जाए। नंबर 4, श्रोताओं के अनुकूल ही कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे, लंबे तथा घुमावदार वाक्यों से बचना चाहिए। नेक्स्ट, संस्कृत निष्ठ शब्दों के स्थान पर साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, 1 मिनट की अवधि के लिए 100 से अधिक शब्द नहीं रखने चाहिए। 100 शब्द, 100 वर्ड्स। 1 मिनट की अवधि के लिए 100 से अधिक शब्द नहीं रखने चाहिए। जहां अनुवाद करना हो वहां बिल्कुल उसे सटीक होना चाहिए। चलिए अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, समाचार बुलेटिन का वाचन। समाचार बुलेटिन का वाचन। इसके लिए लिखे हुए समाचार पूल में रखे जाते हैं। पूल, पा में बड़े वो की मात्रा और ला, पूल। इसके लिए लिखे हुए समाचार पूल में रखे जाते हैं। पूल से आशय है कि ये समाचार जहां पर पूरा इकट्ठा होकर के आता है, यानी आप कह लीजिए कि समाचारों का भंडार, उसे कहते हैं पूल। पूल के 2 हिस्से होते हैं। पूल के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 देसी समाचार, नंबर 2 विदेशी समाचार। खेल कूद संबंधी समाचारों के लिए स्वतंत्र पूल होता है। खेल कूद संबंधी समाचारों के लिए स्वतंत्र पूल होता है।
और यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो उसके लिए एक अलग पूल बना लिया जाता है। पूल से उपयोगी समाचार चुनने के बाद क्योंकि पूल में तो बड़ा भंडार होता है, वहाँ से हमें सिर्फ उपयोगी समाचार चुनना है। हजारों की भीड़ होती है, वहाँ से हमें कुछ समाचार चुनने हैं जो ज़्यादा आवश्यक हो प्रसारित करने। तो पूल से उपयोगी समाचार चुनने के बाद संपादक आवश्यकतानुसार उसे पुनः लिखता है। फिर वह समाचारों के प्रसारण का क्रम निर्धारित करता है। यानी पहले समाचार कौन से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कौन समाचार आएगा, फिर उसके बाद कौन समाचार आएगा, अंत में कौन समाचार आएगा, प्रारंभ में कौन समाचार आएगा। इस प्रकार से उसका सीरियल बनाते हैं, क्रम बनाते हैं। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। समाचार बुलेटिन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। समाचार बुलेटिन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 शीर्षक। नंबर 2 बुलेटिन में जाने वाले समाचार। नंबर 3 विराम या ब्रेक। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन दी जाती है। ये मुख्य समाचार होते हैं। जिन्हें बाद में विस्तार से पढ़ा जाता है। अंत में पुनः मुख्य समाचारों का वाचन होता है। समाचार बुलेटिन की जो समय सीमा निर्धारित होती है, उसे उसी निर्धारित समय में पढ़ा जाना चाहिए। आमतौर पर बुलेटिन के प्रारंभ में महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा विकास संबंधी समाचार लिए जाते हैं। सबसे अंत में मौसम संबंधी खबरों का प्रसारण किया जाता है। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। इस प्रकार रेडियो समाचार लेखन और वाचन में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं।
इस तरह रेडियो समाचार लेखन और वाचन में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। प्रथम चरण में विभिन्न स्रोतों से जनरल न्यूज रूम में समाचार आते रहते हैं। प्रथम चरण में विभिन्न स्रोतों से, वे स्रोत कौन कौन से होते हैं मैंने आपको लिखा दिया है, पढ़ा दिया है जब ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी। तो समाचारों के स्रोत, प्रथम चरण में विभिन्न स्रोतों से जनरल न्यूज रूम में समाचार आते रहते हैं। इन्हें प्रसारण योग्य बनाने के लिए संपादकों की टीम 24 घंटे इन्हें प्रसारण योग्य बनाने के लिए संपादकों की एक टीम 24 घंटे संपादन का कार्य करती रहती है। इन्हें प्रसारण योग्य बनाने के लिए संपादकों की एक टीम 24 घंटे संपादन का कार्य करती रहती है। फिर एक लाइन छोड़ लिखेंगे। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में विभिन्न माध्यमों से आए हुए समाचारों में से द्वितीय चरण में विभिन्न माध्यमों से आए हुए समाचारों में से महत्वपूर्ण और उपयोगी समाचारों का चयन किया जाता है। महत्वपूर्ण और उपयोगी समाचारों का चयन किया जाता है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण में समाचार वाचन हेतु समाचार तैयार किए जाते हैं। तृतीय चरण में समाचार वाचन हेतु समाचार तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा टॉपिक था रेडियो समाचार लेखन और वाचन, यानी जो रेडियो में समाचार प्रसारित किए जाते हैं उनको कैसे लिखते हैं, लिखने के क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए, और उसका जो वाचन होता है वह किस प्रकार से होता है, इस संबंध में हम लोगों ने बातचीत की है। अब हम किसी एक अगले टॉपिक को लेंगे और उस पर अपनी बात रखेंगे। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और ये है ईमेल। ईमेल से आप सभी लोग परिचित होंगे, जरा इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। लिखेंगे आप, ईमेल इंटरनेट पर दी जाने वाली सबसे अधिक उपयोगी ईमेल इंटरनेट पर दी जाने वाली सबसे अधिक उपयोगी तथा अति लोकप्रिय सेवा है। यह सेवा सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। यह सेवा सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता अपने प्रयोक्ता को प्रदान करते हैं, यानी जो इंटरनेट का उपभोग करने वाले हैं उनको, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सबको अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसकी लोकप्रियता का मूल कारण इसकी गति तथा इस पर होने वाला नगण्य खर्च है। खर्च बहुत कम आता है और गति तो आप जानते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी लोकप्रियता व जरूरत इतनी बढ़ गई है कि किसी को भी अपने निजी पते के साथ साथ पते मतलब एड्रेस, निजी पते के साथ साथ ईमेल पता देना
साधारण सी बात हो गई है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। भारत में ईमेल सेवा 1994 में सर्वप्रथम दिल्ली से शुरू हुई। भारत में ईमेल सेवा 1994 में सर्वप्रथम दिल्ली से शुरू हुई थी। इसे इकनेट नाम की निजी संस्था द्वारा सरकारी लाइसेंस के अधीन शुरू किया गया था। इसे इकनेट नाम की निजी संस्था द्वारा सरकारी लाइसेंस के अधीन शुरू किया गया था। मार्च 1994 में दिल्ली महानगर मेल नेट से जुड़ गया। मार्च 1994 में दिल्ली महानगर मेल नेट से जुड़ गया तथा कई निजी कंप्यूटर ईमेल से जुड़ गए। वर्तमान में ईमेल सेवाएं अनेक कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर प्रयोगकर्ता किसी अन्य कंप्यूटर प्रयोगकर्ता को संदेश एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इन सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संचार नेटवर्क का प्रयोग होता है। ईमेल का प्रयोग करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जाते हैं। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। इसके माध्यम से संदेशों को कहीं भी बेरोक टोक भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से संदेशों को कहीं भी बेरोक टोक भेजा जा सकता है। संदेशों का आदान प्रदान अत्यंत सुविधाजनक ईमेल पर अत्यंत सुविधाजनक है।
बधाई कार्ड, संदेश, सूचनाएं आदि का आदान प्रदान ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है। आप ईमेल 42 भाषाओं में कर सकते हैं। 42 लैंग्वेजेस। आप ईमेल 42 भाषाओं में कर सकते हैं। आप अपने नाम से अपना खाता खोल सकते हैं। ईमेल के लिए डाक के पते की तरह आपका एक व्यक्तिगत संकेत पता होता है। ईमेल के लिए डाक के पते की तरह आपका एक व्यक्तिगत पता होता है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। ईमेल प्रोग्राम को शुरू करने के लिए ईमेल प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सेंड SEND सेंड कामा हिंदी में पहले लिखेंगे सेंड, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे SEND कामा हिंदी देवनागरी में लिखेंगे रिसीव, ब्रैकेट में लिखेंगे RECEIVE रिसीव कामा फिर देवनागरी में लिखेंगे कंपोज COMPOSE कामा इनबॉक्स देवनागरी में लिखेंगे इनबॉक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन में इनबॉक्स INBOX कामा आउटबॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे OUT आउट BOX बॉक्स आदि कमांड होते हैं। इस प्रक्रिया में गोपनीयता हेतु पासवर्ड की सुविधा होती है। इस पासवर्ड के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही ईमेल में लॉगिन कर सकता है। इस पासवर्ड के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही ईमेल को पढ़ सकता है या लॉगिन कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये है ईमेल। ये इसके बारे में सभी परिचित हैं, लगभग हर आदमी इसका इस्तेमाल करता है ईमेल का। लेकिन लिखने में ये सुविधा रहती है कि हमें एग्ज़ाम में इसके संबंध में क्या क्या लिखना है। कई बार होता है कि चीज़ों को हम जानते रहते हैं, उनका हम बड़ा प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखने को आ जाता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए संदर्भ में हमने कुछ बातें आपसे की। तो आज मैंने आपको ईमेल पर कुछ बातचीत हुई है, और दूसरा हमने जो एक टॉपिक लिया था वो था रेडियो समाचार लेखन और वाचन। अब इसके बाद जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है ब्लॉग। ब्लॉग सुना होगा आपने। हिंदी में इसे कहते हैं चिट्ठा, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लॉग। तमाम आजकल ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। तो ब्लॉग क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसे हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी अगली क्लास में
चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप पढ़े लिखे नोट्स बनाएं और जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो सीधे हमसे आप बात कर सकते हैं। अगली क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।